सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश बिरादर, सहायक प्राध्यापक, सरकारी महाविद्यालय सिरगुप्पा, ऑप्शनल हिंदी 4th सेमेस्टर। हिंदी भाषा का इतिहास, उद्भव और इतिहास जो पाठ्यक्रम गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा विश्वविद्यालय से संलग्न। आज का हमारा चौथा सेशन, चौथा सत्र। इस सत्र में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की मानकीकरण किस तरह से होता है या उसके जो कठिनाइयाँ हैं वो क्या क्या है। तो मानकीकरण का मतलब क्या है? मानकीकरण जिसे कहते हैं यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है कि एक भाषा के घटकों को, भाषा किसे कहते हैं मैं हमने पहले सत्र में देखा। भाषा समाज की ध्वनि की यादृच्छिक ध्वनि शब्दों का एक घटन है। यादृच्छिक ध्वनि संकेतों को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यादृच्छिक यानी सब लोग मानेंगे। तो यहाँ पर भी मानकीकरण में भी यही तात्पर्य होता है कि भाषा के रूप को कोडबद्ध यानी एक सरलीकृत एक कोड में कोडबद्ध करने की प्रक्रिया। भाषा की जो रूप है उनको कोडबद्ध करने की प्रक्रिया को हम मानकीकरण कहते हैं। पहला यानी मानकीकरण का पहला भाग है कि भाषा की कोडबद्ध करने की प्रक्रिया जो होती है वो मानकीकरण। तो इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी भाषा के घटकों में यानी एक भाषा जो होता है उसके छोटे छोटे आरे, आइया, आया, तो तीन है। हिंदी है, वो तीनों भी हिंदी है। अगर उसे शुद्ध रूप देना आइए, आया, तो इस तरह से, तो इसे यानी हम देखते हैं कि इसमें कई तरह के शब्द होते हैं। यानी एक ही शब्द का अर्थ जो देने वाले कई तरह के शब्द होते हैं। तो वहाँ पर क्या किया जाता है इस मानकीकरण में? किसी भी भाषा के घटकों में कई विकल्प जो होते हैं, यानी इस तरह से मैंने अभी समझाया। गयो, गए, गयो को लेना है क्या? गए, गए नहीं। ऐसी भाषाओं के जो सामान्य रूप यानी सभी लोग से कई विकल्पों में से एक विकल्प को स्वीकार, गयो भी हम कह सकते तो वो गलत नहीं होता, मगर हमने जिस रूप को स्वीकार किया है उससे ही हम मानकीकरण। तो भाषा के अनेक रूप विकल्प होते हैं, उसमें से हम एक विकल्प को स्वीकार करते हैं और दूसरे अन्य विकल्पों को हम अस्वीकार कर देते हैं। यानी समाज द्वारा किसी एक रूप का चयन किया जाता है, यही मानकीकरण कहते हैं, या इसका ही मानकीकरण से प्रयोजन होता है, क्योंकि व्याकरणिक भाषा वहाँ बन जाती है। उसकी व्याकरण को हम निश्चित रूप से हम व्याकरणिक भाषा उसे बना सकते हैं। चयन जो व्याकरणिक भाषा है उसका चयन मानकीकरण में होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हिंदी की जो भाषा है वहाँ क्षेत्रीय विस्तार में बहुत ज़्यादा है। सही है। पहला हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? हिंदी जो भाषा है उसका क्षेत्रीय विस्तार बहुत बड़ा है। अलग अलग बोलियाँ और जनपदियों का विस्तार वैविध्य है उसके अंदर। इसीलिए अलग अलग बोलियां और जनपदीय विस्तार होने के कारण
भाषा में भी पर्याप्त असमानताएं भी हम देखते हैं। हिंदी भाषा में भी हम असमानताएं देखते हैं। गयो, गए, गया, इस तरह से। तो ये असमानताओं को यानी का कारण जो होता है वहाँ भौगोलिक भी हो सकता है और ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है। ऐतिहासिक कारणों से तो भाषा नित्य परिवर्तित होती रहती है, यानी भाषा रोज़ रोज़ बदलते रहती है। इसको एक सुदृढ़ दिशा देनी होती है। तो इस सुदृढ़ दिशा के लिए ही मानकीकरण का प्रश्न यहाँ पर आता है। यहाँ पर मानकीकरण जो है वो भाषा के पुराने के रूपों को लिया जाए या भाषा के नए रूप को लिया जाए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भौगोलिक परिवेश की भिन्नता के कारण भाषा के जो विविध भेद उत्पन्न हो जाते हैं, वहाँ जो भेदों को मिटाकर भाषा का चयन प्रक्रिया किया जाता है, उसे ही हम मानकीकरण कहते हैं। और हिंदी में भी इसका प्रश्न बहुत बड़ा है। यानी मानकीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। किसी भाषा के मानकीकरण का कोई आधार हम नहीं दे सकते, मगर उसको व्याकरणिक रूप दे सकते हैं। मानकीकरण को हम समझना है तो एक लाइन से हम समझ सकते हैं। यानी पहले भाषा जो होती है वो उच्चारित होती है, उच्चारण फर्स्ट पहला, उसके बाद उसका एक वर्ण यानी अक्षर, फिर उसका यानी वर्ण की आकृति किस तरह से होनी चाहिए। पहले उच्चारण, उसकी उच्चारण के हिसाब से वर्ण की आकृति किस तरह से होनी चाहिए। फिर उसी के लाइन में हम देखते हैं कि वर्णमाला यानी अ आ ई जो वर्णमाला होती है, फिर उसकी वर्तनी किस तरह से होनी चाहिए और उसका व्याकरणिक संरचनाएं किस तरह से आनी चाहिए। और उसके बाद आते हैं शब्द, कौन से शब्द उसमें हम ले सकते हैं। इतने प्रोसेस से जब गुजरता है तभी ही एक मानक भाषा बनता है। हिंदी भी मानकीकरण के समय में कई विसंगतियों का सामना उसे भी करना पड़ा, और जैसे तैसे हो तो हिंदी का मानकीकरण हुआ है और कई विसंगतियों को कई बार समय समय पर निराकरण भी किया गया है। ये जो विसंगतियां हैं, हिंदी की जो मानकीकरण किया गया है, वहाँ जो लिपि है, आपको याद रहना चाहिए, हिंदी की जो लिपि है वहाँ देवनागरी है। देवनागरी के संबंध में यहाँ कई बार आपत्तियाँ भी उठाए गए हैं और हिंदी की वर्तनी की मानकीकरण से भी कई बार प्रश्न उठाए गए। तो हिंदी मानकीकरण के बाद हम देखते हैं कि हिंदी और उर्दू इनके जो संबंध है उसके बारे में बताता हूँ। हिंदी और उर्दू जो भाषा है, वहाँ भाषाएं दोनों स्वतंत्र हैं। उर्दू हिंदी की एक शैली है कि उससे स्वतंत्र कोई है। हिंदी उर्दू की एक शैली है, कोई भाषा है, यहाँ देखना हमें चाहिए। उर्दू शब्द का और शिवर के अर्थ में लिया गया है। उर्दू जो है सूफी का जो सूफ के जैसा है, उर्दू को शिवर के अर्थ में लिया गया है। मुगल शिवरों के आसपास बसे बाजार और सैनिकों की बोलचाल की जो भाषा की रूप थी मुगल साम्राज्य के समय, उसे उर्दू भाषा का उनसे ही जो वहाँ पर व्यापारी बाजार में और सैनिक लोग जो बोलचाल की भाषा वहाँ बोलते थे, उसी से उर्दू भाषा का जन्म माना जाता है। मगर दूसरा वर्ग ये भी है कि वहाँ इस दर्द को नहीं समझता या सहमत नहीं है। और आगे हम देखते हैं भाषा वैज्ञानिक मत के साथ राजनीतिक धार्मिक पक्ष भी इसी के साथ जुड़ते गए हैं। फलत यहाँ प्रश्न
वैसे ही रहा है, मगर उर्दू का जो शब्द का प्रयोग है वो रेखा से हुआ है। उर्दू का जो भाषा है वहाँ भाषा आगे बदल कर 17वीं ईसा में बदल कर दक्षिणी यानी दक्षिण से होते हुए दिल्ली आने तक रेखा के नाम से उसे जोड़ा गया। रेखा को फारसी जानने वाले लोग भी समझ सकते हैं, हिंदी समझने वाले लोग भी धीरे धीरे इस रेखा भाषा को समझते हैं। इस भाषा में अरबी और फारसी के शब्द बढ़ते गए और यहाँ भाषा एक शैली के रूप में प्रचलित हुई। यानी हिंदी का जो संबंध है उर्दू के साथ, रेखा के साथ, फारसी और अरबी के एक मेल से हिंदी भाषा का हम संबंध देखते हैं। तो हिंदी का जो मानकीकरण का 3 सोपान मैंने अभी बताया है। पहला स्तर है भाषा का मूल रूप यानी सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली बोली। दूसरा चरण है बोली विशेष भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कारण। तीसरा है वहाँ का विस्तृत क्षेत्र, आदर्श भाषा के ग्रहण, भाषा का स्थान ग्रहण करती है वहाँ बात। और तीसरा है, तीसरे के साथ उसके साथ ही शैक्षणिक, वाणिज्य, साहित्यिक, तकनीकी, कानूनी, शब्दावली, यह सब कुछ मानकीकरण के ही सोपान हम समझते हैं। तो भाषा और मानकीकरण यहाँ पर हम देखते हैं तो भाषा, हिंदी भाषा का जो मानकीकरण का प्रक्रिया है मुख्यतः 2 भागों में उच्चारण, वर्तनी, शब्द संपदा, व्याकरण, लिपि के धरातल पर देखा जा सकता है। उच्चारण भेद के आधार पर हम हिंदी का मानकीकरण, मैंने अभी उदाहरण से आपको बता रहा था कि किस तरह से वहाँ मानक रूप बनता है, उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो विविध रूप क्या होता है? दुकान, दुकान, तो इसको हमने दुकान, तो इसको हमने मानक रूप क्या दिया? दुकान। दुकान बड़ा दूर से हम लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से मानकीकरण वर्तनी के आधार पर, यानी 3 उच्चारण के आधार पर, वर्तनी के आधार पर, शब्द संपदा के आधार पर, इसको हम देखते हैं। तो वर्तनी के आधार पर हिंदी भाषा का मानकीकरण के बारे में हम देखेंगे तो हुआ, मानक रूप हुआ, 17, 17, 17, छ, मानक रूप ये है। तो इस तरह से उर्दू का हिंदी का मानक रूप हम देखते हैं। तो परसर्ग और तिर्या के भिन्न प्रयोग से वाक्य रचना भी किया जाता है। हिंदी में एक या दो को मानक स्वीकार किया गया है, जैसे मैंने घर जाना है, मेरे को घर जाना है। यहाँ पर आपको एक काम देता हूँ, ये जो है आपके लिए एक छोटा सा आप सोच के देखिए। मैंने घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझको घर जाना है, इसमें से आपको सही कौन सा लगता है? तो इस तरह से मानक रूप स्वीकृत किया गया। तो इसी के साथ हमारा आज का हिंदी भाषा का मानक रूप का यहाँ आपको विस्तृत से जानकारी प्राप्त करना हो तो आप हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा जी का लिखा हुआ इलाहाबाद प्रकाशन, धीरेन्द्र वर्मा का इलाहाबाद प्रकाशन से मिलेगा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तिवारी जी का, हिंदी भाषा का इतिहास इग्नू विश्वविद्यालय और हिंदी भाषा भोलेनाथ तिवारी, इन सब के पुस्तकों को आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप रिफ़र कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो इन सभी बातों के साथ हमने देखा, पहले सत्र में हमने देखा कि हिंदी भाषा का जो संबंध है किस भाषा से? खड़ी बोली से। खड़ी बोली का ही एक मानक रूप यानी खड़ी बोली का ही विकसित रूप हिंदी है। दूसरा, हिंदी भाषा
भाषा का परिचय हमने लिया, भाषा किसे कहते हैं, भाषा का इतिहास। उसके बाद तीसरे में हमने देखा कि हिंदी भाषा का जो इतिहास है वहाँ किस तरह से 3 भागों में हमने बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 3 भागों में हमने बांटा। इस सत्र में हमने हिंदी भाषा का मानक रूप, मानक किसे कहते हैं और हिंदी भाषा का मानक रूप में क्या क्या हमें कह सकते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है मानक रूप के लिए, सभी भाषाओं का। तो इसमें हमने देखा कि भाषा की जो व्यवस्था है, वक्ता, श्रोता, संदेश, इन का प्रयोजन अनिवार्य रूप से हमें देखा जाता है। हिंदी की जो भाषा है वहाँ फिर एक बार 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा में। यहाँ सब कुछ आपको हिंदी के विषय में जानकारी रहनी चाहिए और आप सभी लोगों को यह सत्र बहुत पसंद आया होगा। यहाँ मैं संकल्प करते हुए आज का यहाँ सत्र मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। आप सभी लोग घर में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मैं दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज का मेरा सत्र मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।